लोकहित वकालत विधिक सहायता एवं सह विधिक सेवाएं, पब्लिक इंटरेस्ट लॉयरिंग, लीगल एड एंड पैरालीगल सर्विस। जनहितवाद क्या है? लोकहितवाद कौन ला सकता है? व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? हु कैन अप्लाई फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? जनहित या लोकहितवाद, व्हाट इज PIL? अनुच्छेद 32 तथा 226 के अंतर्गत क्रमशः उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सामान्य नियम के अनुसार वही व्यक्ति वाद या आवेदन ला सकते हैं जिनके अधिकारों का अतिक्रमण हुआ हो, परंतु पिछले वर्षों से न्याय की अवधारणा में परिवर्तन हुआ है, जिसके अनुसार पीड़ित व्यक्ति के अलावा उसकी ओर से अन्य व्यक्ति उसके अधिकारों की रक्षा के लिए या उसे उपचार प्रदान करने के लिए वाद या आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी को लोकहितवाद कहा जाता है। लोकहितवाद से अप्रिय ऐसे वाद से है जिनमें जनसाधारण का हित निहित होता है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि व्यापक जनहित से जुड़ा मामला लोकहितवाद कहलाता है। लोकहितकारी विधि परिषद के अनुसार वर्तमान लोकहितकारी विधि समाज के निर्धन, अल्पसंख्यक, कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को विधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करती है जो प्रयासों के बावजूद विधिक प्रतिनिधित्व से वंचित थे। जे पांड्यान के अनुसार लोकहितवाद शब्द का अर्थ किसी विधि न्यायालय में प्रारंभ की गई ऐसी कार्यवाही से है जिसमें सामान्य जनहित या एक विशेष समुदाय का हित निहित हो तथा जिनके द्वारा उनके विधिक अधिकार या दायित्व प्रभावित होते हों। अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ IR 1981 के मामले में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 32 के तहत कोई संस्था या लोकहितवाद से पीड़ित कोई नागरिक किसी ऐसे व्यक्ति के संवैधानिक या विधिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट प्रस्तुत कर सकता है जो निर्धनता या अन्य किसी कारण से न्यायालय में रिट प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है। SP गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में न्यायमूर्ति श्री PN भगवती ने प्रतिपादित किया कि यदि कोई व्यक्ति या समाज का वर्ग जिसको विधिक क्षति पहुंचाई गई है या विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है अपनी निर्धनता अथवा किसी अन्य कारण से अपने संवैधानिक या विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय में जाने के असमर्थ है तो समाज का कोई अन्य व्यक्ति या संघ न्यायालय में उसको पहुंची विधिक क्षति के निवारण के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन आवेदन कर सकता है। उक्त परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति पत्र लिखकर भी उच्चतम न्यायालय के उपसंचार मांग सकता है और उसे रिट पिटीशन की तकनीकी बारीकियों का पालन करना आवश्यक नहीं होगा। न्यायमूर्ति श्री भगवती ने घोषणा की कि प्रक्रियात्मक तकनीकियाँ न्यायालय को ऐसे पीड़ित व्यक्तियों को न्याय प्रदान करने के मार्ग में अवरोध नहीं बन सकती हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय की इस उदारता का अनुचित लाभ उठाए। प्रत्येक मामले में न्यायालय उपचार तभी देगा जब उसे समाधान हो जाएगा कि उसके समक्ष आने वाले व्यक्ति का पर्याप्त हित है और वह दुर्भावना से अथवा राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर रिट अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर रहा है। लोकहित के अंतर्गत उन सभी बातों का समावेशन होता है जिसमें जनसाधारण या समुदाय का कोई आर्थिक, सामाजिक या विधिक हित निहित होता है और जो व्यक्तियों के विधिक अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित करते हैं। लोकहितवाद कौन ला सकता है? हु कैन अप्लाई फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? सामान्य नियम है कि पीड़ित व्यक्ति की न्यायालय में वाद ला सकता है, परंतु ये धारणा अब बदल रही है। कई निर्णयों में यह सुनिश्चित किया गया है कि समाज का कोई भी व्यक्ति या संघ किसी ऐसे व्यक्ति या वर्ग के विधिक अधिकारों के अतिक्रमण को रोकने के लिए लोकहितवाद के माध्यम से आवेदन कर सकता है जो निर्धनता अथवा अन्य किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ हैं। आवश्यक मात्र ये है कि उसमें जनसाधारण का पर्याप्त अथवा व्यापक हित निहित हो। मुंडक्कम सदाशिवम बनाम बृहत कोचीन विकास प्राधिकरण केरल के वाद में केरल सरकार के द्वारा सरकारी भूमि के विक्रय हेतु निविदाएं आमंत्रित की गईं। इस आमंत्रण पर एक निविदाकर्ता ने सरकार के समक्ष यह शर्त रखी कि उसे भूमि के कुछ भाग को वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए अनुमति दी जाए। सरकार ने यह शर्त स्वीकार करते हुए उसकी निविदा को मंजूरी दे दी। न्यायालय ने कहा कि शहर के महत्वपूर्ण भाग में इस भूमि को औने पौने भाव में बेचे जाने के सरकारी निर्णय को जनता का कोई भी सदस्य चुनौती दे सकता है। अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी संघ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति निर्धनता के कारण न्यायालय में जाने का साहस नहीं जुटा पाता है तो उसकी ओर से कोई भी अन्य व्यक्ति या संगठन न्यायालय में दस्तक दे सकता है। न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर का कहना है कि पीड़ित और व्यथित व्यक्ति के ही न्यायालय में जा सकने के संकुचित धारणा अब समाप्त कर दी गई है। उसका स्थान अब वर्ग कार्यवाही, लोकहितवाद, प्रतिनिधिवाद आदि ने ले लिया है। अब कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक हित से जुड़ा है ऐसे हितों की सुरक्षा के लिए न्यायालय में जा सकता है। न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले में भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए गए हैं। इस मामले में ये कहा गया है कि न्यायाधीशों के स्थानांतरणों की अधिवक्ताओं द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत चुनौती दी जा सकती है क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता में उसका हित निहित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी मामले में व्यापक हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा लोकहितवाद संस्थित किया जा सकता है। भारत में लोकहितवाद के विकास के कौन कौन से कारण हैं तथा लोकहितवाद का उद्भव कहाँ और कैसे हुआ, समाज में ये किस प्रकार सुधार की ओर अग्रसर है।
भारत में लोकहितवाद के विकास के कारण। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया? व्हाट इज द सोर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड व्हाट यूजफुल पर्पज डज इट सर्विस टू द सोसाइटी? रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ VIL इन इंडिया। न्यायमूर्ति PN भगवती ने कहा है कि न्यायपालिका को शक्ति के दुरुपयोग या गलत प्रयोग को रोककर जनमानस को ऐसा उपचार प्रदान किन मामलों में लोकहितवाद प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकहितवाद के क्षेत्र को समझाइए। लोकहितवाद के विषय। सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लोकहितवाद की अवधारणाओं को व्युत्पत्ति के पीछे यही भाव छिपा है कि आज असंख्य निर्धन व्यक्ति अपने अधिकारों को संरक्षण एवं परिवर्तन के लिए न्यायालयों में दस्तक नहीं दे पाते हैं। अब तक न्यायालय उनके लिए एक मृगतृषा बन रहा है, लेकिन जब से लोकहितवाद की अवधारणा निर्धन चली है, निर्धन व्यक्ति न्याय के निकट आने लगे हैं। हमारे न्यायालय ने भी जनहित से जुड़े मामलों को रिट मानकर समाज के कमजोर वर्ग को राहत प्रदान करने का साहस जुटाया है। इतना ही नहीं, मात्र पत्रों एवं समाचार पत्रों के कर्तनों को भी रिट मानकर राहत देने की गारंटी हमारे उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में चल पड़ी है। लोकहित से जुड़े विषयों का क्षेत्र दिन प्रतिदिन विस्तृत होता जा रहा है। आम आदमी के हित एवं कल्याण से जुड़े कई मामले जब लोकहितवाद में समाहित किए जाने लगे हैं। यहाँ कतिपय ऐसे विषय दिए जा रहे हैं जिन्हें न्यायालय द्वारा लोकहित का माना गया है। यथा अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण। सुनील मिश्रा बनाम दिल्ली प्रशासन के मामले में एक आजीवन कारावास का दंड भुगत रहे कैदी के साथ जेल संरक्षक द्वारा क्रूर एवं अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध एक दूसरे कैदी ने पत्र द्वारा न्यायालय को इस अमानवीय घटना की सूचना भेजी। न्यायालय ने इस पत्र को बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट मानकर जेल प्राधिकरण के प्राधिकारियों के विरुद्ध निर्देश जारी किया कि उक्त कैदी के साथ अमानवीय व्यवहार न किए जाएं और अपराधी व्यक्ति को दंड देने की उचित कार्यवाही की जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का प्रयोग केवल अवैध कारावास से विमुक्ति के लिए ही नहीं, वरन जेल में कैदियों के विरुद्ध किए गए सभी प्रकार के अमानवीय व्यवहारों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। बालक कल्याण, चाइल्ड वेलफेयर। इस संबंध में शीला वारसे बनाम भारत संघ का मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मामले में शीला वारसे, जो कि एक पत्रकार थी, इसलिए याचिका प्रस्तुत की कि बालक अधिनियम 1960 के होते हुए भी असंख्य बालक देश के विभिन्न जेलों में बंद थे। उच्चतम न्यायालय ने इन सभी बिंदुओं पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए बालकों के प्रति हमदर्दी जताई और कहा कि आज के बालक कल के भारत के निर्माता हैं। इस पौधे को इस प्रकार पल्लवित एवं पुष्पित किया जाए कि कल वो एक वटवृक्ष के रूप में हमारे सामने आए। उच्चतम न्यायालय ने बाल कल्याण के लिए कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में प्रतिपादित अपने ऐतिहासिक महत्व के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी भी कारखाने, खान या अन्य संकटपूर्ण कार्यों में नहीं नियुक्त किया जाएगा। श्रमिकों को संरक्षण। इस संबंध में बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ का मामला महत्वपूर्ण है। इस मामले में पत्थर की खानों में श्रमिक के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार की ओर उच्चतम न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक सामाजिक संस्था द्वारा न्यायालय को पत्र लिखा गया। उच्चतम न्यायालय ने इस पत्र को रिट मानते हुए उस मामले की जांच हेतु एक आयोग गठित किया। आयोग द्वारा संपूर्ण मामले की जांच की गई तथा श्रमिकों के साथ अमानवीय व्यवहार की शिकायत को सही पाया गया। उच्चतम न्यायालय ने इन सब बातों को गंभीरता से लिया तथा समुचित आदेश पारित किया। आदेश में कहा गया कि बंधुआ श्रमिकों को अविलंब मुक्त किया जाए, श्रम कल्याण विषयक विधियों एवं नीतियों को लागू किया जाए तथा ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर सरकार द्वारा उन पर कार्रवाई की जाए। न्यायालय ने यह भी कहा कि बंधुआ श्रमिकों की मुक्ति के लिए यदि लोकहितवादों के माध्यम से कोई जानकारी दी जाती है तो राज्य को इसका स्वागत करना चाहिए। इसमें यह जांच करने का अवसर मिलता है कि क्या श्रमिकों से बलात् श्रम लिया जा सकता है और ऐसे बलात् श्रम को कैसे रोका जा सकता है। इस प्रकार यह मामला मुख्य रूप से बंधुआ श्रमिकों की समस्याओं से सरोकार रखता है तथा उनके निराकरण के उपाय करता है। पर्यावरण का संरक्षण। MC मेहता बनाम भारत संघ 1988 के दूसरे मामले में न्यायालय ने कानपुर के निकट जाजमऊ में स्थित चरम शोधनशालाओं को तत्काल बंद करने का आदेश दिया। इनसे निकलने वाले मलबे से गंगा का पानी प्रदूषित हो रहा था। याची, जो एक समाजसेवी था, उक्त याचिका न्यायालय में लोकहितवाद के रूप में फाइल की थी। इसकी शिकायत की चरम शोधनशालाओं से निकलने वाला अशिष्ट गंगा के जल को प्रदूषित करता है, जो पर्यावरण तथा जनजीवन के लिए हानिकारक है। इन कारखानों ने अपशिष्ट जल की प्राथमिक अपक्रिया के लिए किसी प्रकार के संयंत्र नहीं लगाए। प्रत्यार्थियों की ओर से तर्क दिया गया कि संयंत्र लगाने का खर्चा बहुत अधिक है और कारखानों के बंद होने से बेरोजगारी और राजस्व की हानि होगी। किंतु न्यायालय ने निर्णय दिया कि इन कारखानों के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी और राजस्व की हानि की अपेक्षा लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का लोगों के लिए कहीं अधिक महत्व है। चिकित्सा सहायता।
परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि जिस प्रकार निर्धन व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता पाने के हकदार होते हैं, उसी प्रकार वह निःशुल्क चिकित्सा सहायता पाने के हकदार होते हैं। कोई भी सरकारी चिकित्सालय अथवा जिसमें कार्यरत चिकित्सा अधिकारी ये बहाना नहीं बना सकते कि उसके पास वित्तीय संसाधनों का अभाव है। प्रत्येक चिकित्सा अधिकारी का यह कर्तव्य है कि जब भी उसके सामने कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति लाया जाए तो वह विधिक औपचारिकताओं को पूरा करने की प्रतीक्षा किए बिना उसे अविलंब चिकित्सा सहायता प्रदान कराए। नारी शोषण के विरुद्ध संरक्षण। दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वीमेंस फोरम बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं को साथ बढ़ते हुए यौन अपराधों के प्रति गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए विस्तृत दिशा निर्देश दिए। विशाखा बनाम राजस्थान के मामले में उच्चतम न्यायालय के 3 न्यायाधीशों को पीठ ने श्रमजीवी महिलाओं के प्रति काम के स्थान में होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए जब तक कि इस प्रयोजन के लिए विधान नहीं बन जाता विस्तृत मार्गदर्शन सिद्धांत विहित किया गया है। न्यायालय ने यह कहा कि देश की वर्तमान सिविल विधियां या आपराधिक विधियां काम के स्थान पर महिलाओं को यौन शोषण से बचाने के लिए पर्याप्त संरक्षण प्रदान नहीं करता है। पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु के लिए प्रतिकार। पीपल्स यूनियन फायर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ के मामले में पिटिशनर ने अनुच्छेद 32 के अधीन लोकहित वाद फाइलें करके न्यायालय से प्रार्थना की कि वह इम्फाल पुलिस द्वारा नकली मुठभेड़ जिसमें 2 व्यक्ति मारे गए की जांच का आदेश दे, दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही का निर्देश दे तथा मृतक के परिवारजनों के प्रतिकार प्रदान करे। न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि पुलिस मुठभेड़ में 2 व्यक्तियों को जान से मार डालना अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण के अधिकार का सरासर उल्लंघन है और इस मामले में संप्रभु की विमुक्ति का प्रतिवाद लागू नहीं होता और सरकार इसके लिए दायी है। न्यायालय ने प्रत्येक मृतक के लिए 1-1 लाख रुपए नुकसानी प्रदान किया। मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन। व्यक्ति को किसी भी मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए लोकहितवाद व्यक्ति के किसी भी मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए लोकहितवाद लाया जा सकता है। सार्वजनिक जीवन के भ्रष्टाचार। लोकहितवाद हमारे देश के सार्वजनिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने और उसके लिए दोषी व्यक्तियों को दंडित करने में सबसे सशक्त साबित हुआ है। इसी के कारण हवाला कांड, बिहार का चारा कांड, यूरिया कांड, सिंडिकेट्स कांड, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव से धन प्राप्त कर संसद में उनके बहुमत से सिद्ध करने का कांड, उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक घोटाला, दिल्ली में सरकारी भवनों के आवंटन का घोटाला, पेट्रोल पंपों के आवंटन का घोटाला आदि कांडों को न्यायालय के समक्ष उठाया गया और उनकी जांच हो रही है। उपरोक्त के अलावा ऐसे निम्नलिखित अनेक विषय हैं जिन पर लोकहितवाद लाया जा सकता है। न्यायाधीशों का स्थानांतरण, बंदियों के साथ अमानवीय व्यवहार, विचारण में अत्यधिक विलंब, क्षमादान की शक्ति का समुचित प्रयोग नहीं किया जाना, राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित गिरफ्तारी, श्रमिकों के साथ अमानवीय व्यवहार, गंगा के पानी को प्रदूषित करना, नेत्रहीन बालिकाओं का यौन शोषण, चिकित्सालय के कर्मचारी की असावधानी से रोगी की मृत्यु आदि। लोकहितवाद के दुरुपयोग को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय ने क्या कदम उठाए हैं, देखते हैं। लोकहितवाद पर लगाए गए प्रतिबंध। रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन PIL। लोकहितवाद की अवधारणा को स्वीकार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के अधीन अपने अधिकार को अत्यंत व्यापक बना दिया है। अब न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उन सभी मामलों में हस्तक्षेप करेगा जब कभी भी और जहां कहीं भी राज्य या उसके सेवकों द्वारा किसी निर्धन और असहाय व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, अर्थात अन्याय होता है या हो रहा हो। इसके फलस्वरूप उसकी सरकारी अधिकारीगण अब और सचेत होकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने से डरेंगे। लोकहितवाद का जहां इतना विस्तार हुआ है वहीं उसके दुरुपयोग की संभावना बढ़ी है। न्यायमूर्ति श्री भगवती ने निर्धारित किया है कि हमें इस मामले में सचेत होकर ये देखना चाहिए कि जो लोग इस मामले में न्यायालय में आते हैं क्या वह सद्भावनापूर्वक कार्य कर रहे हैं या अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए या निजी लाभ या राजनीति से प्रेरित हैं या किसी अन्य कुटिल विचार से प्रेरित हैं। न्यायालय को अपनी प्रक्रिया राजनीतिज्ञों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग अनुमति नहीं देनी चाहिए। दत्तराज नाथूजी थावरे बनाम महाराष्ट्र के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अवलोकन किया कि लोकहितवाद जिसे अब विधि प्रशासन में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो चुका है उसे लोकप्रियतावाद या प्राइवेटवाद या राजनीतिक हितवाद या पैसे कमाऊवाद के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने लोकहितवाद से संबंधित निम्नलिखित नियम प्रतिपादित किए हैं। कोई भी निर्धन व्यक्ति किसी भी न्यायाधीश को पत्र लिख सकता है। ऐसा व्यक्ति केवल उस न्यायाधीश का ही नाम जान सकता है जो उसके नाम प्रांत से आया हो।
पत्र के साथ सपत्र पत्र होना भी आवश्यक नहीं है। न्यायाधिपति श्री पाठक ने कहा था कि उसे न्यायालय के नाम पत्र लिखना चाहिए, किसी न्यायाधीश के नाम नहीं। अनुच्छेद 32 के अधीन न्यायालय को उचित मामलों में जहां निर्धन व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, प्रतिकर प्रदान करने की भी शक्ति है। अनुच्छेद 32 सिविल न्यायालय द्वारा प्रतिकर प्राप्त करने का स्थानापन्न नहीं हो सकता। इसका प्रयोग केवल उन मामलों में किया जाएगा जहां किसी निर्धन व्यक्ति के मूल अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन किया जाता है और वह अपनी निर्धनता के कारण सिविल न्यायालय से उपचार पाने में असमर्थ है। इसी आधार पर न्यायालय ने रुदल शाह और भीम सिंह के मामलों में पिटिशनरों को नुकसानी प्रदान किया है। अनुच्छेद 32 के अधीन न्यायालय निर्धन और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उपेक्षित लोगों के मूल अधिकारों के अतिक्रमण को पता लगाने के लिए आयोग नियुक्त कर सकता है, जैसा कि बंधुआ मुक्ति मोर्चा में किया था, या कोई अन्य निर्देश, आदेश या रिट जारी कर सकता है जो उनके मूल अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय की शक्ति असीमित है, यही उसका सांविधिक कर्तव्य है। कृष्णा स्वामी बनाम भारत संघ के मामले में पिटिशनरों ने अनुच्छेद 32 के अधीन लोकहित की याचिका फाइल करके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति श्री बी रामास्वामी के विरुद्ध 9वीं लोकसभा के 108 सदस्यों द्वारा उनको पद से हटाने के लिए स्पीकर को दिए गए संकल्प को रद्द करने की प्रार्थना की। न्यायाधिपति रामास्वामी ने विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो गया था। पिटिशनर 10वीं लोकसभा का सदस्य था और उसने कथन किया कि पिटीशन फाइल करने में उसका पर्याप्त हित था, किंतु न्यायालय ने 4 से 1 के बहुमत से यह निर्धारित किया कि पिटीशनरों का वाद संस्थित करने का विधिक अधिकार नहीं था, क्योंकि पिटीशनर का कोई लोक प्रयोजन नहीं था। वाल्को कर्मचारी संघ रजिस्टर बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय ने अवलोकन किया कि लोकहितवाद का उपयोग सरकार की वित्तीय अथवा आर्थिक नीतियों को चुनौती देने हेतु किए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह पूर्णतः सरकार के प्रशासनिक निर्णय का प्रश्न है जिसमें न्यायाधीन हस्तक्षेप उचित नहीं है। विनिवेश की नीति को लागू करना या न करना पूर्णतः प्रशासनिक विवेक का प्रश्न है। अतः यह लोकहितवाद की परिधि के बाहर का विषय होने के कारण स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि जनहित में लोगों के अधिकारों का संरक्षा करते समय न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी अधिकारिता की सीमाओं का उल्लंघन न करे। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका प्रत्येक को अपनी सीमाओं के अंतर्गत रहकर कार्य करना चाहिए। यदि कार्यपालिका अधिकारी और अपने अधिकार शक्ति का दुरुपयोग करते हैं या उनका मनमाने ढंग से प्रयोग करते हैं तो न्यायालय उन पर अंकुश लगा सकता है। साथ ही न्यायपालिका से यह अपेक्षा की जाती है कि वह शासकीय कार्यों में अवांछित हस्तक्षेप न करे। एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में लोकहितवाद के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कहा गया है, किसी भी रिट को लोकहित का तभी माना जाएगा जब वह सद्भावनापूर्ण हो, उसका उद्देश्य अनुचित लाभ अर्जित करना नहीं हो तथा वह राजनीति से प्रेरित नहीं हो। इस प्रकार लोकहितवादों के दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायालय द्वारा समय समय पर सार्थक प्रयास किए जाते रहे हैं। भारत में प्रदूषण को रोकने के लिए लोकहितवाद की क्या भूमिका है, विवेचना कीजिए। व्हाट आर द रोल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन इन आवर कंट्री, डिस्कस। प्रदूषण को रोकने के संबंध में लोकहितवाद की भूमिका उल्लेखनीय है कि संविधान में एक नया अनुच्छेद 48 का संविधान 42वां संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया, जो निम्नवत है। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। संवैधानिक उपबंध के आधार पर उच्चतम न्यायालय को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने का कारगर हथियार मिल गया जहां परिस्थिति की समस्या उसके समक्ष लाई जाती है और उसका ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया जाता है कि राज्य इस निमित्त दिए गए निर्देशों का पालन पर्यावरण संरक्षण के लिए अपेक्षित ढंग से नहीं कर रहा है। न्यायालय कम से कम ये तो देख सकता है कि उसमें कितनी सच्चाई है। प्राथमिकताएं नीति का विषय हैं, ऐसा मानकर न्यायालय आगे बढ़ेगा। चाहे जिस प्रकार का प्रदूषण हो, उसे रोकने के लिए समय समय पर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार समेत निगमों और संबंधित अन्य एजेंसियों, कंपनियों को आदेश और दिशा निर्देश जारी किया है। इस संदर्भ में कुछ निर्णयों का उल्लेख करना उचित होगा। उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णय को स्वच्छ वायु तथा जल, स्वच्छ वातावरण पाने के लिए नागरिकों के मौलिक अधिकार की पुष्टि की है और उसके बनाए रखने में प्रशंसनीय योगदान किया है। जैसे सरकारी उपायों से कम आंकना गलत होगा। भारत की न्यायपालिका ने एक नया इन्वायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस का सृजन किया। एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में चलने वाले 168 प्रदूषण फैलाने वाले खतरनाक उद्योगों को नगर से बाहर करने, बम्बई में ट्रक ऑपरेटरों का निर्देश देना व निर्धारित समय के भीतर एनजीटी में बदले हुए के आदेश दिए, क्योंकि वह पारिस्थितिकी के लिए खतरा उत्पन्न कर रही थी।
पुनः एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि कानपुर कारखाने समेत उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल राज्य के लगभग 400 औद्योगिक इकाइयों और नगरपालिकाओं को निर्देश दिया कि वे व्यावसायिक कारखानों के स्राव और घरेलू मल स्राव और अन्य प्रदूषक उत्सर्जनों को गंगा नदी में गिराने और बहाने से रोका जाए ताकि गंगा जल स्वच्छ और पेय बना रहे। इसी प्रकार एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ के दूसरे मामले में श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज से उत्पन्न वोलियम गैस से फैलने वाले संकट से उबरने के लिए न्यायालय ने ऐसी गैस बनाने से रोक दिया। रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र देहरादून बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में न्यायपालिका का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया था कि मंसूरी की पहाड़ियों से चूना, पत्थर आदि पदार्थों के खदानों को बंद न किया गया तो इससे वातावरण असंतुलित होगा, चिरस्थायी जलस्रोत को प्रभावित होगा, मौसम तथा वर्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा, वन्य जीव और पौधे भी प्रभावित होंगे। इस तथ्य की पुष्टि हेतु अन्वेषण के लिए न्यायालय ने एक समिति की नियुक्ति की और उसके द्वारा दी गई रिपोर्टों से जल स्रोतों तथा पारिस्थितिकियों के प्रतिकूल प्रभावित होने की पुष्टि होती थी। इसे न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राज्य सरकार इस संबंधों में अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं कर रही है और संविधान की भावना के विपरीत है। इस अपेक्षा से बड़ी क्षति होने की प्रबल संभावना बन रही है। इसमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे अंतर्निहित हैं। अतः उचित और विद्यमान तो यही होगा कि खनन की प्रक्रिया आगे नकारने देना और बंद करवा देने का आदेश भी अभीष्ट होगा। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को संबंधित खदानों के मालिकों से काम बंद कर देने का आदेश देने का निर्देश दिया। चरम शोध कारखानों के बहिस्राव को गंगा, यमुना, गोमती तथा अन्य नदियों में गिरने से रोकने हेतु ट्रीटमेंट प्लान लगाने या अन्य उपायों को करने का आदेश दिया। पर्यावरण को प्रदूषित करने से रोकने में लोकहित मामलों में और उनके निर्णयों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस संबंध में लोकहित न्याय को उचित स्थान दिलाने का श्रेय उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कृष्णा अय्यर को है। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित उच्चतम न्यायालय के निर्णय का आयाम और दृष्टिकोण बड़ा ही प्रेरक और हितबद्ध रहा है। अब कई ऐसे प्रभावी तंत्र की आवश्यकता है जो प्रदूषण करने वाले को शीघ्र दंडित करने में सक्षम हो, ताकि हम नागरिक संगठन और उद्योग आदि इस बारे में पर्याप्त जागरूकता दिखाएं और संविधान में अभिलिखित पर्यावरण संरक्षण के अपने मूलभूत कर्तव्यों का समाज तथा राष्ट्रीय हित में पालन करें। ऐसा ही कार्य सारे विश्व से करने की अपेक्षा की जाती है ताकि निकट भविष्य में मानव जाति को प्रदूषित करने के अजगर के पेट में जाने से बचाया जा सके। न्यायमूर्ति एन संतोष हेगड़े व न्यायमूर्ति वीपी सिंह को 2 सदस्यीय खंडपीठ ने पर्यावरण की पढ़ाई अनिवार्य बनाने के आदेश का पालन न करने वाले 10 राज्यों गोवा, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तरांचल, राजस्थान, जम्मू कश्मीर पर 15,000 रुपये जुर्माना लगाया और जुर्माना भरने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया। अभी हाल में ही इसी न्यायालय ने एनसीईआरटी द्वारा निर्मित पाठ्यक्रम को मान्य करते हुए निर्देश दिया कि माध्यमिक कक्षाओं से लेकर उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रदूषण शिक्षा का अनिवार्यता सम्मिलित किया जाए। पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने और उसे प्राथमिकता देने की आज विश्व स्तर पर आवश्यकता है। मुरली देवड़ा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के में उच्चतम न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषिद्ध किया। इसे लंग कैंसर या हृदय की बीमारी से ग्रस्त धूम्रपान करने वाले दूसरों की गंदी आदतों के कारण को प्रभावित हो और शिकार बने। यह अनुच्छेद 21 में प्रदत्त अधिकार का हनन है। इससे वायु प्रदूषण होता है और कोई औचित्य नहीं है कि धूम्रपान न करने वाले शिकार बने। बच्चों के कल्याण में जनहितवाद की भूमिका की विवेचना कीजिए। बच्चों के कल्याण में जनहितवाद की भूमिका। बच्चों के कल्याण में जनहितवाद की भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द वेलफेयर ऑफ चाइल्ड। बच्चों के कल्याण में जनहितवाद की भूमिका। लोकहितवाद के माध्यम से उच्चतम न्यायालय का ध्यान बालकों के शोषण की ओर खींचे जाने पर न्यायालय ने उनके हितों के संरक्षण को निमित्त उचित निर्णय एवं आदेश दिया। एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य में न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि दियसलाई बनाने वाले कारखानों में जहां तीली में ज्वलनशील मसाला लगाया जाता है, बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह खतरनाक उद्योग की परिभाषा में आता है और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए घातक है। बच्चों के स्वास्थ्य के प्रतिकूल प्रभावित न होने देने के उद्देश्य से अनुच्छेद 24 में बाल श्रम के प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का निर्माण कार्य में नियोजन इस अनुच्छेद का श्रमिक सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाम जम्मू कश्मीर राज्य में उल्लंघन माना गया है। चिकित्सा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में माना गया है। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रत्येक रोगी को, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, जवान हो या बूढ़ा,
अथवा बच्चा तुरंत चिकित्सीय सहायता मिलनी चाहिए। इस बाध्यता के निर्वहन में यदि प्रक्रियात्मक विधियों में बाधा पड़ती है तो उसकी अवहेलना की जानी चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य कायम रखने उसके लिए आवश्यक उपायों सेवाओं को कायम रखने की जिम्मेदारी राज्य की होती है। उसके लिए उत्तम अनुकूल वातावरण प्रदान करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। बिहार लीगल सपोर्ट सोसाइटी न्यू दिल्ली बनाम भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य में उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो जेल में निरुद्ध हैं मुक्त करने का आदेश दिया जाए। न्यायालय ने अवलोकन किया कि बालक राष्ट्र की अमूल्य निधि है, अतः राज्य का परम कर्तव्य होता है कि वह ऐसा उपाय और वातावरण तैयार करे जिसमें बालकों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए सभी संविधियां जो बालकों से संबंधित हैं वो बंधित करती हैं कि बच्चों को जेल में न रखा जाए। जेल ऐसा स्थान नहीं है जहां बच्चों को रखा जाए। उक्त वाद के निर्णय में यह निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ता को सूचना देनी होगी, जेलों का दौरा करने की अनुमति मिलनी चाहिए और रिमांड तथा ऑब्जर्वेशन होम्स और अन्य ऐसे संस्थानों को भी जहां निसहाय और अपराधी बालक रखे गए हैं सरकार द्वारा याचिकाकर्ता को आवश्यक मदद की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता द्वारा संग्रहित सूचना न्यायालय के समक्ष रखी जाएगी और उसको अन्यथा प्रकाशित नहीं किया जाएगा। शीला बारसे बनाम भारत संघ के वाद में न्यायालय का ध्यान याचिका के माध्यम से 15 साल से कम आयु के बच्चों को जेलों में रखे जाने तथा उसकी दयनीय स्थितियों की ओर खींचा गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनेक संविधियों में इस आशय का प्रावधान है कि बच्चों को जेल में न रखा जाए क्योंकि वहां पर उनके ऊपर कुप्रभाव पड़ता है जो उनके विकास के लिए घातक साबित होता है। इस याचिका में निम्न प्रार्थना की गई थी। प्रति उत्तरदाता राज्यों के जेलों में बंद सभी बच्चों को मुक्त किया जाए। जेल में निरुद्ध सभी बच्चों के संबंध में पूरी सूचना दी जाए और निरुद्ध करने की परिस्थितियों तथा विधि के तथ्यों को भी। जेलों और उपजेलों का दौरा करने के लिए जेलों के जिला जजों की नियुक्ति की जाए ताकि ऐसे अवैध निरोध और चिंतित और बच्चों को मुक्त किया जा सके। जुवेनाइल कोर्ट्स के परीक्षण का सामना करने वाले अभियुक्त बालकों को रखने के लिए आवश्यक भवनों को अधियाचित और इंफ्रास्ट्रक्चर को व्यवस्थित किया जा सके। संबंधित राज्यों लीगल एंड बोर्ड्स डिस्ट्रिक्ट लीगल एंड कमेटी को ड्यूटी काउंसिल की नियुक्ति के माध्यम से बच्चे के अधिकारों को संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देना। उक्त याचिका में समाज सेवी तथा पत्रकार महिला शीला बारसे ने न्यायालय को एक पत्र लिखकर अवगत कराया कि 16 वर्ष से कम किशोर अपराधियों को अन्य कैदियों के साथ रखा जाना अहितकर है। बच्चों के लिंग संबंधी शोषण को रोकने के लिए याचिका विशालजीत बनाम भारत संघ और अन्य में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश दिए हैं। सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चों को वहां से हटाया जाए और उनकी सुरक्षा की जाए। उन पुलिस अफसरों पर आवश्यक कार्यवाही की जाए जो कानून से दांवपेच का खेल खेलते हैं और कानून के विरुद्ध कार्य करते हैं। ये भी देखा जाए कि किन कारणों से बालक अपराधोन्मुख होने के लिए प्रेरित हुए हैं, उसकी हमें पूरी खोज करनी चाहिए। राज्य तथा भारत सरकार को इस दिशा में पहल और अथक प्रयास करने चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर बच्चों को काम के अनुसार मजदूरी दी जानी चाहिए, वो भी बिना किसी भेदभाव के। इस प्रकार हम देखते हैं कि बालकों को शोषण, दमन और अत्याचार से बचाने में न्यायालय की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बच्चों से बेगार करवाना यह भीख मंगवाना दुष्कृत है और सभ्य समाज के लिए कलंक है। वैसे बालक कल्याण की दिशा में कुछ सफलता तो अवश्य मिली है, लेकिन इस क्षेत्र में वांछित प्रगति नहीं हो सकी है। अतः हम पाते हैं कि बच्चों के कल्याण के संबंध में जनहितवादियों की सराहनीय भूमिका रही है तथा बच्चों के कल्याण के संबंध में अपेक्षित सुधार हो रहा है। विधिक सहायता के प्रमुख स्रोतों की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द मेन सोर्स ऑफ लीगल एड। विधिक सहायता के स्रोत। विधिक सहायता का उद्भव अति प्राचीन है। ये मानव अधिकारों की प्राप्ति से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण से निम्नलिखित स्रोत हैं। मैग्ना कार्टा। विधिक सहायता स्कीम का प्रमुख स्रोत मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं किया जाएगा, न्याय विक्रय की वस्तु नहीं होगी और न्याय में विलंब ही किया जाएगा। न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने मैग्ना कार्टा को विधिक सहायता स्कीम के उद्भव का प्रमुख स्रोत माना है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सन 1948 का मानव अधिकार घोषणा पत्र विधिक सहायता स्कीम की व्युत्पत्ति का एक और महत्वपूर्ण स्रोत है। इस घोषणा में ये कहा गया है कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुए हैं तथा वे प्रतिष्ठा एवं अधिकारों में समान हैं। उनमें पारस्परिक बंधुत्व का आचरण होना चाहिए। जीवन स्वतंत्रता, व्यक्ति की सुरक्षा एवं विधि के समक्ष समानता उसके मूलभूत अधिकार हैं। न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के मत में विधिक सहायता का विश्व आदेश इसी सार्वभौमिक घोषणा में अंतर्निहित है। साम्य के सिद्धांत भी विधिक सहायता स्कीम के प्रादुर्भाव में महत्वपूर्ण भागीदार माने जाते हैं। साम्य के सिद्धांत हैं
साम्य सद्गुण है। साम्य समता से प्रसन्न होता है। साम्य महत्वपूर्ण आचरण अथवा व्यवहार में विश्वास करता है आदि। ये सिद्धांत इस बात की प्रेरणा देते हैं कि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे, सभी को विधियों का समान संरक्षण मिले, न्याय प्रशासन में धनी एवं निर्धन के बीच विभेद न किया जाए आदि। संविधान। विश्व के संविधान भी विधिक सहायता स्कीम के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। संविधानों में विधिक सहायता स्कीम को स्थान दिया जाना उन्हें सार्वभौमिक मान्यता प्रदान करने का प्रमाण है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में विधिक सहायता स्कीम को स्थान दिया गया है। विभिन्न विधियां भी विधिक सहायता स्कीम को विधिक स्वरूप प्रदान करने लगी हैं। भारत में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 2, नियम 10 ये आदेश 33 तथा आदेश 44 में विधिक सहायता स्कीम को स्थान दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 304 भी निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के बारे में प्रावधान करती है। न्यायिक निर्णय। विधिक सहायता स्कीम को आगे बढ़ाने में न्यायिक निर्णयों का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। न्यायालयों ने समय समय पर अपने निर्णयों के माध्यम से व्यक्ति की विधिक सहायता के अधिकार की पुष्टि की है। M.H. हास्कार्ड बनाम भारत ऑफ महाराष्ट्र के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना व्यक्ति का अधिकार है। राज्य की अनुकंपा नहीं, कुछ और मामलों में तो उच्चतम न्यायालय ने यहाँ तक कहा है कि निःशुल्क विधिक सहायता व्यक्ति का मूल अधिकार है। ऐसे मामलों में न्यायालय को उचित अभियुक्त के आवेदन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। इस न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त को उसके इस अधिकार से अवगत कराए। भारत के संविधान के अंतर्गत विधिक सहायता संबंधी प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द प्रोविजन रिगार्डिंग लीगल एड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अंतर्गत विधिक सहायता संबंधी प्रावधानों की विधिक सहायता संबंधी प्रावधान। संविधान में विधिक सहायता। संविधान की प्रस्तावना में निहित है कि संविधान सभी को सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक न्याय प्रदान करेगा। संविधान सभी को समान अवसर की बात भी करता है। भारतीय संविधान में इन्हीं उद्देश्यों को पाने के लिए भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों को तथा भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उल्लिखित किया गया है, जो सामाजिक न्याय, सुरक्षा तथा अधिकारों को प्रदान करते हैं। सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 39 ये जोड़ा गया, जो निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। अनुच्छेद 39 ये उल्लिखित करता है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधि तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और ये विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य नियोक्ता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। इस प्रकार इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य समाज के प्रत्येक नागरिक को न्याय के समान अवसर उपलब्ध कराना रहा है। इसका मुख्य ध्येय यही है कि समाज का कोई भी व्यक्ति केवल अर्थाभाव अथवा अन्य किसी नियोक्ता के कारण न्याय से वंचित न रहे। धीरे धीरे यह व्यवस्था प्रबल होती गई और न्यायालयों ने भी अपने निर्णय में इस व्यवस्था को सदैव आगे बढ़ाने का प्रयास किया। न्यायिक निर्णय। जुडिशियल डिसीजंस। M.H. हास्कार्ड बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निर्धन व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य है, अनुकंपा नहीं। सुखदास बनाम अरुणाचल प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विधिक सहायता स्कीम को क्रियान्वित करने के लिए राज्य को स्वैच्छिक संगठनों या संस्थाओं को आगे के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें राज्य के नियंत्रण से मुक्ति भी रखा जाना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य बनाम मनुभाई प्रकाश जी वापसी के मामले में निर्धारित किया गया कि निःशुल्क सहायता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित अधिवक्ताओं की आवश्यकता होती है, और ये तभी संभव है जब विधि शिक्षा के लिए अच्छे कॉलेज हों जिनमें अच्छे अध्यापक, पुस्तकालय आदि भी हों। चूँकि सरकार के लिए यह संभव नहीं है, अतः इसे इजी लॉ कॉलेजों को खोलने की अनुमति देना, उन्हें मान्यता देना तथा अनुदान देना चाहिए जो सरकारी महाविद्यालयों को दी जाती है। इसके कारण ऐसे विद्यालय प्रभावी रूप से कार्य करेंगे और प्रतिवर्ष पर्याप्त संख्या में उत्कृष्ट रूप से प्रशिक्षित अधिवक्ताओं को तैयार करेंगे, जिनके माध्यम से राज्य और अन्य प्राधिकारीगण निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने में सक्षम होंगे और इस प्रकार किसी नियोक्ता के कारण अन्य न्याय पाने में असमर्थ नागरिकों को न्याय सुनिश्चित करने में सफल होंगे। अनुच्छेद 39 ये राज्यों को निर्देश देता है कि वो सभी को सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करें। इसका अर्थ है विधि के अनुसार न्याय, उसके लिए समुचित विधि प्रणाली का होना आवश्यक है। ये तब तक भी संभव है जब तक कि पर्याप्त और अच्छे विधिक विद्यालयों की स्थापना नहीं की जाती है। चूँकि राज्य मुंबई शहर जैसे शहर के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा नहीं कर सकती, इसे प्राइवेट कॉलेजों को खोलने की अनुमति देना चाहिए और इसके लिए उन्हें समुचित अनुदान देना चाहिए जिससे वे प्रभावी रूप से कार्य कर सकें। उन्हें अपने खर्चों के लिए मनमाना शुल्क बढ़ाने की छूट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा
इसके अभाव में विधि शिक्षा का स्तर और विधिक सहायता की योजना उपहास्पद भी हो जाएगी। मुंबई राज्य ने धनाभाव के कारण प्राइवेट मान्यता प्राप्त लॉ कॉलेजों को अनुदान देने से इनकार कर दिया था, जबकि कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों को ऐसा अनुदान प्रदान किया था। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को ऐसे लॉ कॉलेजों को अनुदान देने का निर्देश दिया। वर्तमान में निःशुल्क विधिक सहायता को भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मान लिया गया है। कई निर्णयों में यह कहा गया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता ऐसे व्यक्तियों को भी प्राप्त है जिनके पास न्यायालय तक पहुंचने के साधन नहीं हैं और जो निर्णय की एक प्रति तक पाने में असमर्थ हैं, जो त्वरित विचारण एवं निःशुल्क विधिक सहायता के अभाव में वर्षों से जेलों में कैद हैं, जो जेलों में निरुद्ध होने के कारण विधि व्यवसायियों से संपर्क नहीं कर पाते हैं। हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य के मामले में न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि शीघ्रतर परीक्षण यानी स्पीडी ट्रायल तथा निःशुल्क विधिक सहायता फ्री लीगल एड के अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार है, क्योंकि निःशुल्क विधिक सेवा युक्त प्रक्रिया का ही भाग है। इस प्रकार संविधान में विधिक सहायता स्कीम ने अपना व्यापक स्थान बना लिया है, जिसमें निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता स्कीम के क्रियान्वयन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान, निःशुल्क विधिक सहायता पाने के अधिकार की जानकारी, मामलों का त्वरित विचारण, बंद कमरे में सुनवाई, अधिवक्ताओं की सुविधाएं आदि सभी सम्मिलित हैं। सुखचंद बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि त्वरित विचारण अभियुक्त का एक महत्वपूर्ण अधिकार है। कलाभाई देसाई बनाम अलाभाई करमसी भाई देसाई गुजरात के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि वैवाहिक मामलों में महिलाओं एवं बालकों को निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार है। इन्हें इस अधिकार से अवगत कराना बार एवं बेंच का दायित्व है। दंड प्रक्रिया संहिता में उल्लिखित विधिक सहायता संबंधी प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। विधिक सहायता संबंधी प्रावधान डिस्कस द प्रोविजन ऑफ लीगल एड अंडर द क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में विधिक सहायता, लीगल एड इन क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड 1973। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 303 एवं 304 में इस संबंध में प्रावधानों को उल्लिखित किया गया है। धारा 303 के अनुसार जो व्यक्ति दंड न्यायालय के समक्ष अपराध के लिए अभियुक्त है या उसके विरुद्ध इस संहिता के अधीन कार्यवाही संस्थित की गई है, उसका यह अधिकार होगा कि उसकी पसंद के अधिवक्ता द्वारा उसकी प्रतिरक्षा की जाए। धारा 304 के अनुसार जहां सेशन न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी अधिवक्ता द्वारा नहीं किया जाता वहां और जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास किसी अधिवक्ता को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, वहां न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर प्लीडर उपलब्ध करेगा। राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उच्च न्यायालय उपधारा 1 के अधीन प्रतिरक्षा के लिए प्लीडरों के चयन के ढंग का, ऐसे प्लीडरों को न्यायालय द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का, ऐसे प्लीडरों को सरकार द्वारा संदेह फीसों का और साधारणतः उपधारा 1 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए व्यवस्था कर सकता है। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि उस तारीख से जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए उपधारा 1 और 2 के उपबंध राज्य के अन्य न्यायालयों के समक्ष किसी वर्ग के विचारणों से संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे कि सेशन न्यायालय के समक्ष विचारणों के संबंध में लागू होंगे। दंड प्रक्रिया संहिता में निर्धन व्यक्तियों के लिए न्यायमित्र सलाह देने वाले को न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे विधि को सलाह शुल्क नियमानुसार दी जाती है। इस प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 303 ऐसे व्यक्ति को जो किसी अपराध के लिए अभियुक्त हो या जिसके विरुद्ध इस संहिता के अधीन कोई कार्यवाही संस्थित की गई हो, अपनी पसंद के अधिवक्ता द्वारा अपनी प्रतिरक्षा करने का अधिकार प्रदान करती है। रणछोड़ बनाम भारत गुजरात राज्य के मामले में अब निर्धारित किया गया कि निःशुल्क विधिक सहायता को राज्य के समस्त न्यायालयों के समक्ष चलने वाली कार्यवाहियों में भी विस्तृत रूप दिया जाना चाहिए। टाइरोन नजारत बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में अभियुक्त ने अपनी दोष सिद्धि का भी कथन किया था। विधिक सहायता योजना के अधीन उसके लिए कोई विधिक परामर्शदाता नियुक्त किए बिना उसे दोष सिद्धि किया गया था। बम्बई उच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि इस मामले में विधिक सहायता के अभाव में भी अभियुक्त का विचारण अवैध नहीं था, क्योंकि विचारण न्यायाधीश ने यह समाधान कर लिया था कि अभियुक्त द्वारा स्वयं की दोष सिद्धि का विकथन स्वेच्छा, वास्तविक तथा सच्चे मन से किया गया था। कालाभाई बनाम आला भाई करमसी भाई देसाई एयर गुजरात के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि वैवाहिक मामले में पत्नी एवं बच्चों के निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। ये बार एवं बेंच का दायित्व है कि वह ऐसी महिलाओं एवं बच्चों को अपने इस अधिकार से अवगत कराए। राज्य सरकार इस संबंध में उच्च न्यायालय से परामर्श कर
निम्नलिखित विषयों पर नियम बना सकती है: अधिवक्ता के चयन की रीति, अधिवक्ता को न्यायालय द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं, अधिवक्ता की फीस आदि। इस प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 303 एवं 304 निर्धन अभियुक्तों के लिए राज्य के व्यय का पर अधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में महत्वपूर्ण उपबंध करती है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के उद्देश्य एवं मुख्य प्रावधानों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट एंड प्रोविजंस ऑफ द लीगल सर्विस ऑथराइजेशन एक्ट 1987। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के उद्देश्य समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को न्याय, सुलभता, सरलता एवं निश्चितता के साथ प्राप्त हो, यही न्याय का अर्थ एवं उद्देश्य है। इस उद्देश्य को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, इसके लिए सरकार ने 1980 में कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग लीगल एंड स्कीम को नियुक्त किया, जिसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री PN भगवती ने की थी। इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को पारित किया गया। इस अधिनियम को अध्याय 3 के प्रावधानों को छोड़कर 9 नवंबर 1995 से लागू किया गया था। इस अधिनियम के प्रभावी होने से यह सुनिश्चित हो सका कि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय प्राप्ति के अवसर से वंचित नहीं रखा जाएगा तथा लोक अदालत व्यवस्था से व्यक्ति न्यायालयीन प्रणाली की जटिलताओं से बच सकेगा तथा लोगों को न्याय शीघ्रता एवं सुलभता से प्राप्त करना संभव होगा। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के मुख्य प्रावधान। उद्देश्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह है कि वह समाज के कमजोर वर्ग को विधिक सेवाएं उपलब्ध कराकर उनके अधिकारों की रक्षा करे। यह अधिनियम ऐसे व्यक्तियों को विधिक सेवाएं प्रदान करने के प्रावधान उपबंधित करती है जो कि अपने विधिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय में आर्थिक स्थिति के कारण नहीं आ पाते। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। इस अधिनियम द्वारा देश में एक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन को आवश्यक बताया गया है। अधिनियम के प्रावधानों द्वारा उसके कार्य तथा शक्तियों के बारे में उपबंधित किया गया है। उच्चतम न्यायालय विधिक सेवाएं समिति। विधिक सेवा प्राधिकरण की धारा 3A में उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समितियों का गठन तथा कार्य एवं शक्तियों के बारे में उल्लेखित किया गया है। इसके गठन का उल्लेख भी इसी धारा में किया गया है। यह समिति विधिक सेवाओं के लिए बनाई जाती है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 6 उपबंध करती है कि प्रत्येक राज्य विधिक सेवाओं में योगदान देने के लिए राज्य सेवा प्राधिकारी का गठन करेगा। धारा 7 में राज्य विधिक सेवा प्राधिकारी के कार्यों का उल्लेख किया गया है। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति। धारा 8 ये राज्य में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के गठन के प्रावधानों को उपबंधित करती है। ये समिति राज्य उसी प्रकार का महत्व रखती है जैसा कि देश के राष्ट्रीय के लिए उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति रखती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। धारा 9 में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में उपबंधित किया गया है। इसी धारा में बताया गया है कि उसका गठन कैसे होगा। उसके कार्यों के बारे में धारा 10 में उल्लेख किया गया है। तालुका विधिक सेवा समिति। धारा 11A में तालुका के लिए या एक मंडल के लिए तालुका विधिक सेवा समिति के गठन के बारे में उपबंधित किया गया है। इस प्रकार इस अधिनियम में द्वारा राष्ट्र से लेकर मंडल या तालुका तक विधिक सेवाएं देने के बारे में उपबंधित किया गया है। फंड। अध्याय 5 में विभिन्न प्रकार के फंड के बारे में उपबंधित किया गया है। ये फंड निम्नलिखित हैं: राष्ट्रीय लीगल एड फंड, नेशनल लीगल एड फंड, राज्य लीगल एड फंड, स्टेट लीगल एड फंड, जिला लीगल एड फंड। उपरोक्त अकाउंट तथा ऑडिट के बारे में भी इसी अध्याय में उपबंधित किया गया है। लोक अदालत। अधिनियम के अध्याय 6 में लोक अदालत के बारे में उपबंधित किया गया है। लोक अदालत द्वारा न्यायालयीन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। लोक अदालत के गठन के कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से इसी अध्याय में उल्लेख किया गया है। नियम बनाने की शक्ति। अधिनियम के अध्याय 7 के प्रावधानों में राज्य तथा राष्ट्र को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन को समझाइए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 3 में राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन की व्यवस्था की गई है। इसका गठन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा तथा प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो विविध की जाए। प्राधिकरण द्वारा उन सभी कृत्यों एवं कर्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा जो इसे समय समय पर सौंपे और अनुदेशित किए जाएं। संरक्षक तथा अध्यक्ष। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन निम्नलिखित से मिलकर होगा: भारत का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य संरक्षक, उच्चतम न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, कार्यवाही अध्यक्ष, अन्य सदस्य। कार्यकारी अध्यक्ष का नाम भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा। अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ऐसी नियुक्ति करने से
पूर्व राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाएगा। सदस्यों की अर्हताएं और अनुभव विषयक शर्तें केंद्रीय सरकार या विहित की जाएंगी। सदस्य सचिव राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का एक सदस्य सचिव होगा, जिसकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी। सदस्य सचिव की अर्हताएं एवं अनुभव विषय की शर्तें केंद्रीय सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाएंगी। सदस्य सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कृत्यों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं तथा कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा समानुदेशित किए जाएं या सौंपे जाएं। पदावधि टर्म ऑफ ऑफिस। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्यों एवं सदस्य सचिव की पदावधि व सेवा शर्तें हुए होंगी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए। अन्य कर्मचारी अपने कर्तव्यों के सुचारू रूप से निष्पादन के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में आवश्यक संख्या में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। ऐसी उन्मुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात की जाएंगी। अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या केंद्रीय सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। कर्मचारियों के वेतन भत्ते तथा सेवा शर्तें भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी। व्यय। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निम्नलिखित व्यय भारत के समेकित निधि से किए जाएंगे। प्रशासनिक व्यय। सदस्य सचिव के वेतन भत्ते एवं पेंशन तथा अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन। आदेश एवं विनिश्चय। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सभी आदेश राष्ट्रीय आदेश एवं विनिश्चय। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सभी आदेश एवं विनिश्चय सदस्य सचिव अथवा ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा प्रकृत किया जाए जैसे प्रमाणित किए जाएंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कोई भी कार्य अथवा उसकी कोई कार्यवाही मात्र निम्नलिखित आधारों पर विधिमान नहीं समझी जाएगी। किसी पद रिक्ति के कारण अथवा गठन में किसी त्रुटि के कारण।